नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप यकीन जानिए, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कभी भी इलेक्शन में प्रिडिक्शन करने या भविष्यवाणियां करने से बचती हूं, लेकिन आज जब दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, उसमें जिस दौरान जितनी झड़पें हुई, लाठीचार्ज जितनी हुई, हिंसा हुई, और जिस तरह से अगर एसआईआर में जिन वोटर को नहीं रोका जा सका, उनको रोकने की जो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई, उससे मैं बाधित हो चुकी हूं कि आपके सामने ये वीडियो लेकर आऊं कि मैं क्यों समझती हूं कि ममता बनर्जी इस चुनाव में विजयी होकर निकलेंगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के इतना चांस है जितना कि मैं देख पा रही हूं, और अगर नहीं बन पाती हैं वो, तो उस सिनेरियो को भी मैं आपके सामने यहां एक्सप्लेन करूंगी। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद साम दाम दंड भेद, कोई ऐसी किताब में ट्रिक नहीं थी। डर्टी बुक्स, जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसमें कोई ऐसा पन्ना नहीं था जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो। आप सोचिए कि ईडी से लेकर आईटी की रेड से लेकर जो सुरक्षा बल हैं, जो जो हमारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय करने से लेकर कई लाख की तादाद में बताया जाता है कि 2500 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पूरे एसआईआर का प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी को लगाया गया कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, यानी बीजेपी को जो वोटर वोट नहीं देता, उससे वोट करने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। इस सब के बावजूद भी, तमाम सेंट्रल फोर्सेस के बावजूद भी, जो अफसर हैं, यानी 10 गुना ज्यादा अफसरों का तबादला किया गया जितना दूसरे 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें किया गया। इस सब के बावजूद भी अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये बीजेपी की ढलान का पहला नहीं बल्कि सबसे बड़ा संकेत होगा। और अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो सीधे तौर पे मैं कहूंगी ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने यहाँ लिस्ट किए हैं, ये सारे फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो पूरे तरीके से बीजेपी दोनों मुहानों पर उसने अपने को रस्सी से बांध लिया है, पूरे तरीके से ट्रैप हो चुकी है। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। अगले कुछ मिनटों में आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि मैं क्यों समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई चाहत है, मेरी डिज़ायर है कि मैं चाहती हूँ ममता बनर्जी जीत जाएं। वो अलग बात है कि एक डेमोक्रेटिक माइंडेड व्यक्ति होने के नाते जो ये समझता है कि लोकतंत्र में मेरा भी स्टेक है, भारत का लोकतांत्रिक जो भविष्य है, और मैं नहीं चाहती कि एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश के राज्यों में हो। इसलिए ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है, और स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को चांस मिले। लेकिन यहाँ पर अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने ये साबित करूँगी कि कैसे, जिसे अंग्रेजी में कोल्ड फैक्ट्स कहा जाता है, उनकी बुनियाद पर कि क्यों ममता बनर्जी ये चुनाव जीत रही हैं। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने अपने आप को बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल की जो पहचान है, बंगाल की जो आवाज़ है, उस सब से जोड़ लिया है। पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी। और ये मैं बात कह रही हूँ उन लोगों के लिए भी जो लोग ममता बनर्जी को, जिन्होंने वोट नहीं किया। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल फिगर से ज़्यादा एक तरह की फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एक ऐसी पहचान के तौर पर उभर कर आ गई हैं जो मुझे याद नहीं आता कि बंगाल के इतिहास में इससे पहली बार ऐसा कब हुआ था। और बंगाल में लंबे शासन का इतिहास रहा है। इससे पहले 3 दशकों से ज़्यादा वाम दलों का वहाँ पर शासन रहा, अभी भी उसकी निशानियाँ वहाँ पर मिलती हैं आपको। लेकिन कोई एक नेता ऐसा नहीं है वाम दलों का जिनको देखकर ये कहा जा सके कि हाँ, उस नेता का शासन याद किया जाता है। वाम दलों के शासन के पूरे 3 दशकों से ज़्यादा का जो राज है, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को सामने लाया जाता है, याद किया जाता है, लेकिन कोई एक नेता का चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल की अस्मिता के साथ स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहा है वो व्यक्ति बाहरी कहलाया जाएगा। तो ममता बनर्जी मतलब बंगाली औरत, बंगाल की पहचान, और ये पूरे बंगाल में ये बात व्यापक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ मैं, वो ये है कि जो उनकी योजनाएं हैं, मैंने कहा कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल फिगर होने के अलावा एक तरह की, एक वहाँ मैं दादी नानी कह के इसको छोटा नहीं करना चाहती, घटाना नहीं चाहती उनके कद को, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो वेलफेयर के लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने एक परिवार में, मैं आपको बताऊं तो उसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, उन सब के लिए
यानी बेरोज़गार हैं आप तो भी आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। अगर आप घरेलू महिला हैं तो आपको घरेलू महिला के तौर पे भत्ता मिलेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो उसको आपको बुज़ुर्ग की पेंशन मिलेगी। हर तरह से ममता बनर्जी की वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उन्होंने 360 डिग्री कवर किया हुआ है पूरे परिवार को, यानी कि हर परिवार पर ममता बनर्जी का जो शासन है उसकी छाप है। सरकार हर घर में ममता बनर्जी की सरकार की छाप है। तमाम तरह की स्कीमें, चाहे कन्याश्री हो, लक्ष्मी भंडार हो, स्वास्थ्य साथी हो, हर तरह से महिलाओं से मैंने अलग अलग तरीके से, आप यकीन जानिए, और वो इतनी ज़्यादा बड़ी वकील और बड़ी एडवोकेट हैं कि महिलाएं ही इस पूरे चुनाव में, जो कई करोड़ महिलाएं जो वोट डाल दिया है जिन्होंने, वो महिलाओं में मुझे पता है कि बेशतर महिलाओं ने ममता बनर्जी के लिए वोट डाला है। ममता बनर्जी के लिए उनके दिल में और उनके मन मस्तिष्क में एक भावनात्मक लगाव है। ममता बनर्जी एक नेता नहीं है, ममता बनर्जी एक दोस्त हैं, ममता बनर्जी एक बहन है, ममता बनर्जी माँ है, ममता बनर्जी नानी है, दादी है। हर तरह से ममता बनर्जी का जो भाव है वो एक नेता से कहीं ज़्यादा उन्होंने स्थापित कर दिया है अपनी वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए, और जिस तरह से राज्य, जिस तरह से सरकार आम लोगों के घरों तक पहुँचती है। और मैं यहाँ कसीदे पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ये आप यकीन जानिए वो सच्चाई है जो मैंने वेस्ट बंगाल के कम से कम पिछले 4 चुनाव जाकर, यानी असेंबली इलेक्शंस जाकर कवर किया। और इस दौरान भी मैं 2 बार कम से कम पश्चिम बंगाल गांव देहात में भी गई हूं, और इसके अलावा मैं अर्बन इलाकों में भी गई हूं। मैं आपको यकीन के साथ बता सकती हूं कि जितना महत्व, जितना प्यार गांव देहात की औरतें ममता बनर्जी से करती हैं, उससे ज़्यादा प्यार, शायद उससे ज़्यादा भरोसा शहरी औरतें भी करती हैं। जो हमारे यहाँ आप देखते हैं दिल्ली में, या इसके अलावा आप देखिए मुंबई में या और भी इलाकों में, एक डिस्कनेक्ट होता है पॉलिटिशियन से। वहाँ हर औरत ही समझती है बंगाल की कि वो ममता बनर्जी है। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई ये औरत, हवाई चप्पल पहन के जाती हुई ये औरत, नरेंद्र मोदी को उनकी पूरी मशीनरी के साथ जिस तरह से चैलेंज किया है उन्होंने, ममता बनर्जी ने, वो अपने आप में इतिहास याद रखेगा। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि वेलफेयर स्कीम्स के अलावा ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे। ममता बनर्जी की रैलियों में सबसे ज़्यादा औरतें होती हैं, और मेरे दिल को अंदरूनी खुशी पहुंचती है एक फेमिनिस्ट होने के नाते कि महिलाओं का राजनीति में जब हम कहते हैं उनका शामिल करने को लेकर, उनके योगदान को लेकर, और किस तरह से उनका इंक्लूजन होना चाहिए, ममता बनर्जी ने रियल लाइफ में ये करके दिखाया है। न सिर्फ कि सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो विमेन एमपीज़ हैं और विमेन एमएलएज़ हैं उसको चुनती है टीएमसी, और विमेन एमपीज़ को पार्लियामेंट भेजती है, बल्कि सबसे ज़्यादा, यानी निचले स्तर पर एक वर्कर की हैसियत से लेकर एक पार्टी लीडर की हैसियत से लेकर एक ब्लॉक लीडर और असेंबली लीडर, यानी हर लेवल पर आपको वहाँ औरतों का, और इतना ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिक्स से कि कुछ भी फोर्स नहीं लगता। वो औरतें जो ममता बनर्जी की पार्टी में काम करती हैं, या उनकी वर्कर हैं या लीडर्स हैं, किसी भी कैपेसिटी में, या सरकारी दफ्तरों में काम करती हैं, कहीं पर भी ये नहीं लगता कि किसी की पत्नी है इसलिए यहाँ पर आ गई हैं, किसी की बहन है इसलिए यहाँ आ गई हैं। औरतों को जो उन्होंने एनर्जी दी है, आप यकीन जानिए, ये एक सपना होता है एक फेमिनिस्ट के लिए, ये समझ पाना कि जो उसने किताबों में पढ़ा है उसे रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। पश्चिम बंगाल, ये बात मैं केरल के लिए भी नहीं कह सकती उस हद तक, किसी भी अन्य, यानी बीजेपी, अगर आप सोच लें कि मैं उसकी राजनीति से सहमत नहीं होती, मैं अन्य किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य के लिए महिलाओं का जो योगदान है और महिलाओं का जो शामिल होना है, जो उनका इंक्लूजन है पॉलिटिक्स में, मैं नहीं कह सकती किसी और राज्य में इस स्तर पर नहीं, बल्कि 50% भी हो। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से महिलाओं का राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, हर तरह से, और कल्चर, इन सब में जिस तरह से शामिल हैं महिलाएं, ये भारत जैसे एक बहुत ही पेट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक समाज के लिए सिर्फ ये एक सपने जैसा है। माफ़ कीजिएगा, बहुत लंबा इस बातचीत में मैं इस मुद्दे पर बोलती चली जा रही हूँ। मुझे लगता है कि और भी कई घंटे गुजार सकती हूँ, आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ मैं कैसे मैंने महिलाओं को देखा, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनका जो योगदान है, उनके लिए एक आरोप ज़रूर उन पर लगता है, उस आरोप में सच्चाई भी है कि वहाँ रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन, इसके अलावा ब्लैकमेलिंग, या जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी है टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनकी, उसकी शिकायतें साफ तौर पर मिलती हैं। और मैंने खुद इन शिकायतों को उन लोगों के ज़रिए भी सुना है जो लोग टीएमसी के लिए वोट देते रहे हैं, और हो सकता है इस बार भी दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, किसी की बुज़ुर्ग की मौत हो जाए, अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, अगर कोई भी आपका काम है, वहाँ भी ये वर्कर्स
आपके लिए दिल और जान लेकर, हथेली में लेकर हाजिर होते हैं। तो एक तरफ ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रास रूट्स, ज़मीनी स्तर पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो आम बंगाली के जीवन से जुड़े हुए हैं। और मुझे यहाँ तक पता किया कि सिर्फ ये बात ऐसा नहीं है कि आप अगर टीएमसी के वोटर हैं सिर्फ तभी लागू होती है। अगर ब्लॉक में अगर कोई ब्लॉक प्रमुख है या उसका इंचार्ज है और अगर आप उसे फ़ोन करें तो वो आपको इनकार नहीं करेगा। तो एक तरफ ये भी शिकायतें सुनने को मिली कि अगर आपको घर अपना बनाना है तो आपको कट देना पड़ता है इन टीएमसी के वर्कर्स को, जो गुंडागर्दी है सीधे तौर पर खुली हुई। इसके अलावा वायलेंस के लिए भी बदनाम है ये लोग। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हाँ, आपकी हर ज़रूरत, आपकी हर संकट और आपकी हर खुशी और हर गम में टीएमसी के वर्कर्स हाजिर रहेंगे। इसका कोई मुकाबला नहीं है किसी और पॉलिटिकल पार्टी का। बीजेपी भूल जाइए, कांग्रेस भूल जाइए, वाम दल भूल जाइए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है जिस ज़मीनी स्तर पर टीएमसी के वर्कर्स काम करते हैं। तो सीधे तौर पर इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है और वो वोट करने की उनकी चाहत बढ़ जाती है। और अब मैं आना चाहती हूँ अगली बात पर। जी हाँ, अल्पसंख्यक वोट, एलिफेंट इन द रूम। अल्पसंख्यकों को जिस तरह से पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी की राजनीति ने डराया है, धमकाया है, उन्हें कोने में धकेल दिया गया है। उनके पास यकीन जानिए अगर वो चाहें भी तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ममता बनर्जी के अलावा किसी और को वोट कर सकें। तो एक कम्युनलिज्म, ये एक मजबूरी है। लेकिन दूसरी बात, एसआईआर ने उनके मन मस्तिष्क में एक वजूद का सवाल, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ये पैदा कर दिया है। एक ऐसा अस्तित्व का पूरा संकट पैदा कर दिया है जिससे वो अगर चाहते भी कि कुछ वोट अगर कांग्रेस पार्टी को दें या वाम दलों में से किसी कैंडिडेट को दे दें तो आप यकीन जानिए वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया जाए जो बीजेपी को और बीजेपी के जो नापाक इरादे हैं उनको पूरे तरीके से शिकस्त दे सके। और आज की तारीख में वो सिर्फ ममता बनर्जी है। या मैं साफ तौर पे ये भी कहना चाहती हूँ कि उतना विकास मुसलमानों का नहीं हुआ है। अभी भी पश्चिम बंगाल में आप देखिए, बेशतर जो गरीबों की तादाद है उसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम लोग हैं। बेहद गरीबी है पश्चिम बंगाल में, बेरोज़गारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है, कहीं ना कहीं वो उनके वजूद को किसी तरीके से संभाल लेता है। और उनकी बुनियादी, जो मैं कहूँगी, एक जैसे अस्तित्व की मैंने बात कही, मैं विकास की बात नहीं कर रही हूँ, शिक्षा की, नौकरियों की, राजनीति में उनकी दखल की या उनके इंक्लूजन की, मैं बहुत बुनियादी बात कर रही हूँ कि उनके अस्तित्व यानी वजूद को कम से कम सुरक्षित रखने की एक जिम्मेदारी, एक गारंटी ममता बनर्जी के पास ज़रूर रहती है। तो ये दूसरा बड़ा वोट बैंक है। महिलाओं के अलावा जो हैं मुसलमान, जो अल्पसंख्यक हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा हैं, जिनको पूरे तरीके से एक ऐसा हमला किया गया एसआईआर के थ्रू कि आपको वोट देने का अधिकार, हम इतना मुश्किल बना देंगे आपके लिए वोट देना कि आपके लिए असंभव हो जाए, और फिर भी अगर लड़कर आप वोट दे पाएँ तो आइए, स्वागत है आपका। अगर आप दे पाएँ तब भी जान पर खेलकर अगर वोट दे पाएँ तो दे दीजिए आप। तो ये जितना मुश्किल, बिल्कुल एक तरह से एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे पुल से, आग से जलते हुए पुल से गुजरने जैसा है वहाँ पर लोगों के लिए, खासकर मुस्लिम मतदाता के लिए वोट देना। तो सीधे तौर पर मैंने आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि कैसे ममता बनर्जी का जो नाम है वो वहाँ बंगाल से जिस तरह से जुड़ गया है, 15 साल का उनका जो तजुर्बा है वो सीधे तौर पर उनको एक लेवरेज देता है, एक एज देता है। और दूसरी बड़ी बात, ममता के विपक्ष में कौन खड़ा है? ममता बनर्जी नहीं तो कौन? क्या शुवेंदु अधिकारी? इनका कद इतना छोटा है, आप सोचिए, पहले तो टीएमसी में ही काम किया करते थे, वहीं के नेता थे, लेकिन ममता बनर्जी के कद नहीं, उनके कद का 1/4 नेता भी कोई पश्चिम बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी को लेकर कोई, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ कह रही हूँ, कोई भी सत्ता विरोधी लहर ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में नहीं है। जो वेलफेयर स्कीमें हैं वो काम कर रही हैं, लोगों के घरों तक पैसा पहुँच रहा है, मदद पहुँच रही है, मुसलमान वोट दे रहा है, महिलाएं वोट दे रही हैं, पहचान से जुड़ी हुई हैं ममता बनर्जी। तमाम तरह से बंगाल की पूरी सियासत पर ममता बनर्जी की ग्रिप इतनी तेज़ है, उतनी सख्त है कि मैं पूरे तरीके से कह सकती हूँ कि कोई हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को ये चुनाव कोई भी हरा सके। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की मेहनत को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर वाकई उन्होंने इस हद तक मेहनत की है कि इस चुनाव में अगर ये वो हारती भी हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती की, फोर्स्ड और नाजायज़, नाइंसाफ़ी से भरी हुई ये हार होगी। कुछ ही दिनों की बात है, हम देखेंगे, आप और हम हमारे सामने ये पूरा तमाशा होते हुए देखते हैं कि सच्चाई की जीत होती है या फिर इलेक्शन कमीशन की जो मेहनत, उन्होंने ओवर टाइम जो काम किया है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया।